हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर जो आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है। हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। एग्ज़ाम पास है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। एक लेक्चर में हम पूरे पीडीएफ का निष्कर्ष निकालेंगे एकदम मक्खन स्टाइल में। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू द चैप्टर। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में अभी फर्स्ट पीडीएफ आपकी है हिस्टोरिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्सेस साइंस। अभी सबसे पहले समझते हैं कि हिस्ट्री की रिसर्च बाकी साइंस से अलग कैसे। अभी देखो, साइंस में क्या रहता है, फिजिकल और नेचुरल साइंस में हम लैबोरेटरी में साइंस कर सकते हैं और लाइव ऑब्जर्वेशन से नॉलेज वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, इसके साइंटिफिक लॉ को आप कहीं भी कभी भी टेस्ट करो या हमेशा ट्रू रहेंगे क्योंकि वो यूनिवर्सल लॉ है। पर हिस्ट्री का बहुत अलग है भाई। हिस्ट्री में लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स या पास्ट इवेंट्स में रिक्रिएट करना पॉसिबल नहीं। आप अकबर बीबर को वापस लाकर लाइव एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर सकोगे। इसलिए हिस्ट्री का जो रिक्रिएशन है वो पॉसिबल नहीं है। देयर आर नो फिक्स लॉ, क्योंकि हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिपीट नहीं किया जा सकता, इसलिए हिस्ट्री में कोई फिक्स्ड यूनिवर्सल लॉ नहीं बनाया जा सकता। एक्सपर्ट का नाम। दो, हिस्ट्री चेक कैसे होती है। एक्सपर्ट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को ध्यान से चेक करते हैं। वो उनकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, राइटिंग स्टाइल, पेपर क्वालिटी, स्टैम्प्स और ऑथेंटिटी को एग्जामिन करते हैं। अभी देखो, फाइनल एनालिसिस क्या रहता है। इन सब चीज़ों में चेक करने के बाद हिस्टोरियंस रेफरेंस और एविडेंस सबूतों के साथ डॉक्यूमेंट्स को मज़ीद एनालाइज करते हैं। अभी समझते हैं व्हाट इज़ हिस्टोरियोग्राफी। सिंपल मीनिंग में देखो, हिस्टोरियोग्राफी का मतलब है हिस्ट्री को क्रिटिकली स्टडी करना और उसे लिखना। अभी प्रोसेस क्या है ये हम सिखाते हैं, और कैसे एक हिस्टोरियन पास्ट इवेंट का डाटा कलेक्ट करता है, यूज़ एनालाइज करता है और फिर उसे लिखता है। वर्ड ब्रेकडाउन। हिस्टोरिया का मतलब है स्टडी ऑफ द पास्ट और ग्राफी का मतलब है राइटिंग। हिस्टोरियन कौन है? जो इंसान ये क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव लिखता है उसे हम हिस्टोरियन कहते हैं। अभी देखो, एक हिस्टोरियन की सारी बातें नहीं लिखता, वो अपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और राइटिंग स्टाइल के हिसाब से इम्पोर्टेंट इवेंट को सिलेक्ट और इंटरप्ट करता है। अभी देखते हैं ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। अभी देखो, पुरानी सोसाइटीज़ के पास हमारी तरह प्रॉपर मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का ट्रेडिशन नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हिस्ट्री समझ नहीं आती थी। उन्हें हिस्टोरिकल टाइम की पूरी अवेयरनेस थी। वो अपने एंसेस्टर पूर्वजों की कहानियाँ, उनकी ब्रेवरी और उनकी सोशल लाइफ को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करते थे। हिस्ट्री को ज़िंदा रखने के लिए वो यूज़ करते थे केव्स पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सॉन्ग्स एंड बल्लाड्स, गीत एंड गीते, मतलब पोवाड़ा, जैसे शिवाजी महाराज के टाइम पोवाड़ा थे, ऐसे वो यूज़ करते थे। फिर बाद में मॉडर्न वैल्यू देखो, आज के टाइम पर ये सारे ट्रेडिशनल मेथड मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माने जाते हैं। अभी देखते हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर पे है साइंटिफिक प्रिंसिपल। ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके पर चलती है। हिस्टोरियंस पहले रिलेवेंट सवाल फॉर्म करते हैं और फिर उनके सबूत यानी एविडेंस ढूंढते हैं। 2 नंबर पे है एंथ्रोपोसेंट्रिक। इसे सवाल होते हैं, मतलब ये पूरे तरीके से ह्यूमन बीइंग पर फोकस होते हैं, उनके एक्शंस, उनकी सोसाइटी, कल्चर और उनके टाइम पर क्या इवेंट्स हुए। अभी 3 नंबर पे है रिलेबल एविडेंस ओनली। इसमें हवा हवाई बातें नहीं चलती, ये सिर्फ उनके फैक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं जिसके पीछे सॉलिड और रिलायबल एविडेंस होता है। इस तरह ये पास्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए मैनकाइंड की जर्नी और डेवलपमेंट को दिखाता है। 4 नंबर पे है ग्रीक कलेक्शंस। अभी देखो, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की रूट एंशेंट ग्रीक राइटिंग में है। हिस्ट्री वर्ड खुद ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, और सबसे पहले जो वर्ड था हेरोडोटस ने अपनी बुक द हिस्टोरीज में यूज़ किया था। और ये देखो, ये 1 मार्क्स MCQ के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इसके प्रीवियस क्वेश्चंस है दोस्तों। अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप। अभी देखो, 18th सेंचुरी में तक आते आते यूरोप ने फिलोसॉफी और साइंस में ज़बरदस्त प्रोग्रेस कर ली थी। स्कॉलर्स को लगने लगा था कि सोशल और हिस्टोरिकल ट्रूथ्स को भी साइंटिफिक मेथड से स्टडी किया जा सकता है। इसके बाद वो हिस्टोरियोग्राफी में ऑब्जेक्टिविटी और साइंटिफिक अप्रोच को फोकस बढ़ा गया। देखो, इससे पहले यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में
ज़्यादातर सिर्फ डिवाइन फिनोमिना मतलब भगवान और ईश्वर से जुड़ी बातें और रिलीजियस फिलोसफी पर डिस्कशन होता था। फिर बाद में 1737 में जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंजन ने इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री बनाया। इसके बाद धीरे धीरे बाकी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में हिस्टोरिकल स्टडीज़ बड़े सेंटर्स में हो गए। अब बात करते हैं नोटेबल स्कॉलर्स की। अभी देखो बड़े थिंकर्स की जिन्होंने हिस्ट्री बदल दी। अभी एक नंबर पे जो है वो है रेने डेस्कार्ट्स, द डाउट किंग। अभी देखो इन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को क्रिटिकली एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी सोर्स पर आँख बंद करके भरोसा मत करो, पहले उसकी रिलायबिलिटी वेरीफाई करो। अभी उनकी फेमस जो बुक है जो एग्ज़ाम में हर बार पूछी जाती है वो है डिस्कोर्स ऑन द मेथड। अभी सुनो, अभी उन्होंने गोल्डन प्रिंसिपल दिया था, डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग एज ट्रू अंटिल ऑल डाउट्स आर रिमूव। जब तक पूरा डाउट क्लियर ना हो किसी चीज़ पे सच मत मानो। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इससे साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा मिला और हिस्ट्री में एविडेंस और क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ बढ़ गया। उनके बाद है वॉल्टेयर, जो 1694 में उनका बर्थ था और उनकी डेथ 1778 में हुई। अभी उनको रियल फाउंडर कहा जाता है। अभी देखो उनका जो ओरिजिनल नाम है फ्रैंकोइस मारी ऑरवेट। अभी वो ब्रॉड थिंकर थे। उनका मानना था कि हिस्ट्री का मतलब सिर्फ राजा महाराजा और युद्ध नहीं होता। हिस्ट्री में सोसाइटी, इकोनॉमी, ट्रेड, एग्रीकल्चर और ह्यूमन लाइफ को भी शामिल किया जाना चाहिए। अभी वो थे फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। उन्हें ऑब्जेक्टिव, ट्रूथ, क्रोनोलॉजी, इवेंट ऑफ सीक्वेंस और साइंटिफिक राइटिंग पर जोर दिया है। इसलिए उन्हें हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी अपने 3 नंबर के जो है वो है जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल, 1770 से 1831। अभी एक लॉजिक गए थे। देखो अभी ये एक जर्मन फिलोसोफर जिन्हें मुताबिक हिस्टोरिकल रियलिटी को हमेशा लॉजिकली और सिस्टमेटिकली प्रेजेंट करना चाहिए था। अभी देखो इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि टाइमलाइन से पता चलता है कि ह्यूमंस ने कैसे प्रोग्रेस किया है। देखो जैसे जैसे नए सबूत मिलते हैं हिस्ट्री और उसके इंटरप्रिटेशन बढ़ते हैं। और उन्होंने एक साइंटिफिक स्टेटस दिया। उन्होंने प्रूव किया था कि हिस्टोरिकल मेथड भी उतने ही वैल्यूएबल है, भले कि वो पूरे साइंस के मेथड से थोड़ा अलग हो। अभी उनकी बुक है, उनकी फेमस किताब है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस और रीज़न इन हिस्ट्री। अभी नेक्स्ट है लियोपोल्ड फोन रैंके, द डॉक्यूमेंट लवर। अभी देखो 19th सेंचुरी में इन्होंने क्या किया, हिस्टोरियोग्राफी पर बहुत गहरा असर डाला। इन्होंने क्या किया मालूम है क्या, इनका सबसे ज़्यादा जोर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और क्रिटिकल रिसर्च पर था, हिस्टोरिकल ट्रूथ तक। अभी देखो हिस्टोरिकल ट्रूथ पर पहुंचने के लिए सारे डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से एग्जामिन करना पड़ा। अभी देखो इन्होंने क्या किया, उन्होंने इमेजिनेटिव नरेशन को पूरी तरह से अपोज किया और कहा कि हिस्ट्री सिर्फ सॉलिड एविडेंस पर लिखनी चाहिए। और इनकी फेमस किताब जो है द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। अभी उनके बाद है द कम्युनिस्ट थिंकर कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने एक बिल्कुल नई सोच सामने रखी। उन्होंने कहा कि हिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की नहीं बल्कि लिविंग पीपल, जीते जाते लोगों और उनके सोशल रिलेशनशिप में होती है। अभी देखो उन्होंने क्या किया, इंसान के रिश्ते इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उसके पास मीन ऑफ प्रोडक्शन, कमाने के साधन क्या है। जब रिसोर्स की ओनरशिप अनइक्वल होती है तो सोसाइटी में अलग अलग क्लास में बढ़ जाती है। अभी देखो इस इनइक्वालिटी के वजह से क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता है। मार्क्स ने सीधा बोला ह्यूमन इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। और इनकी फेमस जो बुक है वो है दास कैपिटल, दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक इसमें से एक है। अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाने वाला टॉपिक जो है वो है एनल स्कूल। अभी देखो ये जो स्कूल है वो 20th सेंचुरी के शुरुआत में फ्रांस में शुरू हुआ था। बाद में इसने हिस्ट्री राइटिंग को एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा हिस्ट्री को सिर्फ रोज़ाओं, लड़ाइयों में और राजनीति के तक मत रखो। इसमें क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और सोशल लाइफ को भी इंक्लूड किया गया। बाद में जो कॉमन पीपल थे, इस स्कूल ने कॉमन पीपल और उनकी कलेक्टिव साइकोलॉजी की स्टडी पर जोर दिया, जिससे मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी को स्कोप बहुत बढ़ गया। अभी बाद में एक टॉपिक है
फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें वुमेन पर्सपेक्टिव बताया गया है। अभी फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या है? हिस्ट्री को वुमेन पर्सपेक्टिव से दोबारा रिस्ट्रक्चर करना। अभी देखो, सिमोन दे ब्यूवर इस फ्रेंच स्कॉलर ने फेमिनिज्म को फाउंडेशन रखने में बहुत बड़ी हेल्प की। इस स्कूल ने मेल डोमिनेटेड हिस्टोरिकल व्यू को रीथिंक करने और हिस्ट्री और औरतों को शामिल करने में जोर दिया, और इसके बाद हिस्टोरिकल रिसर्च में महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड यूनियन, फैमिली लाइफ और उनके काम करने के इंस्टीट्यूशन पर फोकस किया। अभी देखो, पोस्ट 1919 एरा के बाद, मतलब 1990 के बाद से औरतों को सोशल क्लास से अलग कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के रूप में पोर्ट्रे किया जाने लगा। और हमारे बुक का लास्ट टॉपिक, एक हिस्टोरियन माइकल फोकल्ट, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इन्होंने एक न्यू कंसेप्ट दिया जिसे आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहा जाता है। अपनी बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में इन्होंने हिस्टोरिकल इवेंट को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस लगाने का विरोध किया। अभी देखो, उनका मानना था कि हिस्टोरियोग्राफी में का असली काम सिर्फ हिस्टोरिकल ट्रूथ ढूंढना नहीं है, बल्कि हिस्टोरी को ट्रांजिशन और चेंज आए हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है। फोकल्ट ने उन सब्जेक्ट पर एनालिसिस किया पहले लोग इग्नोर करते थे, जैसे साइकोलॉजी, मेडिसिन और प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। उनके आइडियाज़ की वजह से हिस्ट्री का स्कोप लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, डांस, फिल्म और टेलीविज़न तक फैल गया। और ये आपका चैप्टर था। और ये जो नोट्स मैंने जो स्क्रीन पर आपको दिए हैं, ये आप एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हो। ये वर्ड बाय वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में से नोट्स बनाए गए हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तो बच्चों, ये था आपका पूरा चैप्टर एक शॉर्ट में सिंप्लीफाइड। आई होप सारे पॉइंट्स दिमाग में फिट हो गए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट हिस्ट्री लेक्चर. If you have any problem, please write in the comment section. I will improve it. Okay, thanks.